Hello learners, welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and I hope you are liking our content, you are getting some help from our content. So please share it with your friends. It will really motivate us to provide you more and more content that has a good quality, which can really help you to gain full marks or the good marks at least. So guys, today we are going to resume your class 9th chapter 3rd, sorry, chapter 2nd. I'm very sorry, this is chapter 2nd, socialism in Europe and the Russian Revolution. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस तरह से सोशलिज्म रशिया को अफेक्ट कर रहा है, मतलब किस तरह से सोशलिज्म रशियन सोसाइटी में एंटर करता है, हाउ द आइडिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इन द रशियन सोसाइटी. In today's class we are going to study the 1905 revolution, how it was a turbulent time, how means turbulent means how it was a serious, how it is a matter of importance for the Russian Empire. So let's begin. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का मीन्स होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे किसी एक पर्सन का रूल होता है और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है. तो अभी तक क्या है, रशिया एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था. Unlike other European rulers, even at the beginning of 20th century, the Tsar was not subject to parliament. 20th century के beginning तक भी यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं है और जार जो है एक एब्सोल्यूट रूलर है. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs. लिबरल्स जो है यहाँ पर रशिया में किस चीज के लिए कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि जो ये जार का शासन है, एब्सोल्यूट पावर है इसके पास, इसे खत्म कर देना चाहिए. टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज. सोशल डेमोक्रेट्स और रिवॉल्यूशनरीज भी उनका साथ दे रहे हैं, वो पीजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं एंड वर्कर्स और साथ में वर्कर्स का ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो लिबरल्स हैं, सोशल डेमोक्रेट्स हैं, सोशल रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो वर्कर और पीजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, इन सबकी क्या डिमांड है कि जो ये ऑटोक्रेटिक रूल है, एब्सोल्यूट रूल है, ये खत्म होना चाहिए और रशिया को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट. उन्हें सपोर्ट किससे मिल रहा है, नेशनलिस्ट से और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जिहादिस्ट. जिहादिस्ट वो होते हैं, आपके एनसीईआरटी में नीचे की तरफ डेफिनेशन दी गई है, मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर. जो लोग मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म का काम करते हैं और नेशनलिस्ट हैं, उन सभी का सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है. फिर जो the year 1904 was particularly bad one for Russian workers. जो 1904 का ईयर था वो रशियन वर्कर्स के लिए काफी बुरा साबित रहा. क्यों? What were the reasons? The reasons were the prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. तो असेंशियल गुड्स, जो जरूरत की चीजें हैं, उनके प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो उनके रियल वेजेस हैं उसमें 20% का डिक्लाइन हो जाता है. रियल वेजेस का मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और सेम ही रेशो में अगर असेंशियल कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ जाए, तो आपकी जो रियल वेजेस है, व्हाट द लेफ्ट ओवर मनी आफ्टर द स्पेंडिंग ऑन समथिंग यू ऑलवेज स्पेंड, द लेफ्ट ओवर मनी इज योर रियल वेजेस. तो ऐसी सिचुएशन में आपके रियल वेजेस इंप्रूव नहीं होते. लेकिन यहाँ कैसी सिचुएशन है, इतने ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं, इतनी ज्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन हो गई है कि रियल वेजेस 20% से डिक्लाइन हो गए हैं. तो द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेंबरशिप थी, वर्कर्स जो एसोसिएशन बनाई हुई थी, यहाँ पे जो लोग थे इसके मेंबर्स बहुत ज्यादा बने. इसका जो नंबर था वो रोज मींस इंक्रीज ड्रामेटिकली, बहुत नाटकीय रूप से, मतलब बहुत सडनली बहुत कुछ चेंज आ गया इसमें. When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. जब 4 वर्कर्स को यहाँ पे आयरन वर्क इंडस्ट्री से निकाल दिया गया, तो एक डिमांड हुई इंडस्ट्रियल एक्शन की. Over the next few days, over 10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours and increase in wages and improvement in working condition. फिर नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या होता है, लगभग 10,000 वर्कर्स पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक यानी हड़ताल पर चले जाते हैं और उनकी डिमांड क्या थी, जो काम के घंटे हैं उन्हें कम करके 8 कर दिया जाए, वेजेस इंप्रूव हो और वर्किंग कंडीशन, जिस कंडीशन में वो काम करते हैं, रहते हैं, उसमें इंप्रूव होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए. उन्हें भी कुछ ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी लाइफ जीने का अधिकार है, ये नहीं कि सिर्फ उनसे काम ही लिया जाए और उन्हें कुछ भी फैसिलिटीज ना दी जाए. Then the procession of workers led by Father Gapon reached the
विंटर पैलेस इट वाज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसैक्स। कोसैक्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए वर्ड यूज हुआ है, जो रशिया में मेजॉरिटी में थे। तो जो वर्कर्स का एक प्रोसेशन, मतलब झांकी की तरह वो निकालते हैं, फादर गैपोन यहाँ पे लीडर थे उस टाइम पर, विंटर पैलेस के पास पहुंचते हैं। तो उन पे कौन अटैक करता है? ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग और पुलिस, मींस गवर्नमेंट की तरफ से उन पर अटैक किया जाता है। ओवर over 100 workers were killed and about 300 wounded। तो इस मुठभेड़ में 100 वर्कर्स मारे गए और 300 घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। तो ये जो इंसिडेंट है इसी को कहा जाता है ब्लडी संडे। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1904। रिमेंबर दिस इज नॉट 1905, इट हैपेंड इन 1904 which is known as bloody sunday। उस दिन क्या हुआ था? 100 वर्कर्स मारे गए and 300 were wounded। which started with the series of events that became known as the 1905 revolution। तो आप 1905 की रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उन्हीं के साथ इसे पढ़ते हैं। स्ट्राइक्स पूरी कंट्री में होती हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती हैं, स्टूडेंट्स जो है स्टेज करते हैं वॉकआउट्स, मतलब वो क्लासेस छोड़ के बाहर आ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सिविल लिबर्टीज, मतलब एज अ सिटीजन जो उन्हें लिबर्टीज या फ्रीडम मिलनी चाहिए वो सब उन्हें नहीं मिल रही है। इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। Lawyers, doctor, engineer and other middle class workers established the union of unions and demanded a constant assembly। तो सभी लोग एक यूनियन बनाते हैं, सभी यूनियंस, मतलब एक लॉयर्स की यूनियन, डॉक्टर्स की यूनियन, वर्कर्स की यूनियंस, तो ये सारी यूनियंस मिलके एक यूनियन बनाते हैं। और उनकी क्या डिमांड थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, संविधान सभा चाहिए जो रशिया में एक फेयर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जिससे कि उन्हें सिविक लिबर्टीज मिलेंगी, कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ फ्रीडम्स मिलेंगी। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected constituent parliament or Duma। तो 1905 के रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो जार उस टाइम पे रूलर थे, उन्होंने क्या किया? अलाउड कर दिया कि एक इलेक्टेड जो है पार्लियामेंट बना दी जाएगी, जिसका नाम क्या था रशियन सोसाइटी में? ड्यूमा। जैसे हमारे यहाँ पर अगर जो पार्लियामेंट है उसमें 2 पिलर्स होते हैं, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इसी तरह से रशियन पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers। उस टाइम पे क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन गए थे और फैक्ट्री कमिटीज बन गई थी। 1905 के बाद मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर वर्क्ड और अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो सब अनऑफिशियली काम कर रहे थे, मतलब छुप छुपा के, और जो भी वो काम कर रहे थे वो ऑफिशियल नहीं था। ओके। Several restrictions were placed on political activity। Political activity पे बहुत सारे restrictions या पाबंदी लगा दी गई। Tsar dismissed the first Duma within 75 days। तो जो जार थे उन्होंने क्या किया? पहली ड्यूमा को only in 75 days में dismiss कर दिया, और सेकंड ड्यूमा री-इलेक्ट की गई जिसे 3 मंथ्स में दोबारा से डिसमिस कर दिया। मतलब इनिशियल 2 ड्यूमास को वो जल्दी से जल्दी डिसमिस कर देते हैं, उसके बाद वो वोटिंग के तरीके बदल देते हैं, और जो थर्ड ड्यूमा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं। कंजर्वेटिव्स कौन थे? हमने पढ़ा था, वो ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में चेंज को नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये सब वो हैं जो जार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में किन लोगों को ले आते हैं? जो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। और लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को बाहर रखा जाता है पार्लियामेंट से। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशियन एम्पायर की क्या सिचुएशन थी और वहां पर क्या उसका रोल था? इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंसेस। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि देयर वर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन वाज सेंट्रल पावर एंड अदर वाज एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ये सब। एलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड को ब्रिटेन या यूके भी कहते हैं, रशिया एंड यूएसए। तो ये सभी कंट्रीज का क्या था? एक ग्लोबल एम्पायर था। मतलब ग्लोबल एम्पायर का मतलब होता है एक एम्पायर which has a number of individual states but that all are governed by one government। वहां पे सभी जगह पर जो है एक गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस का काम करती है, लेकिन इंडिविजुअल बहुत सारे नेशन एक एम्पायर का पार्ट होते हैं। एंड द वॉर, जो वॉर है वो यूरोप और यूरोप के बाहर भी लड़ा जाता है, और इसी वॉर को कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो सेंट्रल और एलाइड पावर्स के बीच में लड़ा गया, दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II। स्टार्टिंग के टाइम पे जो है वॉर जो है रशियन सोसाइटी में बहुत पॉपुलर था, बहुत प्रसिद्ध था, और जो लोग थे वो जार निकोलस के आसपास ही रैली कर रहे थे। As the war continued through, though the Tsar refused to consult the main parties of the Duma। वॉर कंटिन्यू रहा काफी इयर्स तक, तो जार ने क्या किया? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, इनफैक्ट ड्यूमा से भी कंसल्ट नहीं किया। ड्यूमा में उसी के लोग हैं, अभी कंजर्वेटिव्स हैं,
to which he had bring. Still he is not consulting to them. सपोर्ट वर्ड थे तो जो सपोर्ट्स थे वो बहुत कम हो गए, कमजोर हो गए, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। तो जर्मनी के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे, लोगों की भावनाएं थी, वो जर्मनी के खिलाफ भड़कते जा रहे थे। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, रशिया में एक सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो एक जर्मन ओरिजिन का नाम है, उसको बदल के पेट्रोग्राड कर दिया गया। और जो जारीना थी, मतलब जो जार की वाइफ थी उस टाइम पे रूलर की, अलेक्जेंड्रास, जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स, और जो उनके एक एडवाइजर थे रास्पुतिन, वो उनकी जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से जार और ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। जार किस वजह से अनपॉपुलर हुआ? एक तो एडवाइजर की खराब पॉलिसी, लोग जर्मनी के खिलाफ भड़के हुए हैं, जर्मनी को पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो उसकी वाइफ है वो जर्मन ओरिजिन की है। इसके अलावा जो जार है उसने किसी से कंसल्ट नहीं किया, ड्यूमा से भी कंसल्ट नहीं किया, जो फैसला लेना है एब्सोल्युटली इंडिविजुअली ले रहा है वो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट्स पे अलग अलग सिचुएशन थी। वेस्ट में क्या था? आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रंट्स। तो जो आर्मीज थी वो सुरंग के रास्ते, गड्ढे वगैरह बना के चले जाते हैं ना, आपने मूवीज में देखा होगा। तो ये सब वेस्ट में चल रहा था, जो आर्मीज है वो सुरंग के रास्ते से ईस्टर्न फ्रांस तक जाने की कोशिश कर रही थी। और ईस्ट में क्या था? आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। ईस्ट में जो है आर्मी का अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, और वो काफी लड़ाइयां लड़ रही थी, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज, मतलब जन हानि हो रही थी, बहुत ज्यादा लोगों की जानें जा रही थी, और वो कामयाब हो रहे थे अपने दुश्मनों को मार गिराने में। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। तो जो ये हार हो रही थी वो शॉकिंग थी, और डीमोरलाइजिंग मतलब निराश कर देने वाली थी। रशिया's army lost badly in Germany and Austria. Between 1914 and 1916 there were over 7 million casualties by 1917. रशिया की आर्मी जर्मनी में बहुत बुरी तरह हार रही थी, ऑस्ट्रिया में भी, और 1914 से 16 के बीच में मतलब 1917 1917 तक कितनी कैजुअलिटीज? 7 मिलियन में 70 लाख लोग, 70 लाख लोग अपनी जान खो चुके थे इस वॉर में। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. तो रशियन आर्मी ने क्या रास्ता निकाला कि जो दुश्मन है वो उनके यहाँ आकर रह ना पाए। तो उन्होंने जो अपनी क्रॉप्स थी, फसलें थी, उन्हें खराब कर दिया, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि दुश्मन वहां पर छुप ना पाए, उन्हें खाना ना मिले, और वो ऐसे ही मर जाए, वो किसी तरह से वहां पर सर्वाइव ही ना कर पाए। ये सब स्टेप्स लिए रशियन आर्मी ने। The destruction of crops and building led to over 3 million refugees in Russia. इस सब का क्या परिणाम हुआ? जो इन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया, क्रॉप्स को खत्म कर दिया, बिल्डिंग्स गिरा दी, 3 मिलियन लोग, लगभग 30 लाख लोग जो है रशिया में रिफ्यूजी बन गए, मतलब बेघर हो गए, अब उनके पास घर ही नहीं बचे। सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। इस पूरी सिचुएशन का जो दोषारोपण, मतलब इसके लिए किसको जिम्मेदार माना गया? जार और उसकी गवर्नमेंट को। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। जो लोग थे, सोल्जर, जो सिपाही जो लड़ रहे थे, सैनिक थे, ऐसा वॉर नहीं लड़ना चाहते थे जहां पर कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, लैंड्स, क्रॉप्स, फैमिली, सब चीजों का नुकसान हो रहा है। The war also had a severe impact on industry. इस वॉर का काफी इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी पड़ा। Russia's own industry were few in number and country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of Baltic Sea. रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, और कंट्री को बाकी सप्लायर जहां से इंडस्ट्रियल गुड्स वो मंगाते थे या बेचते थे, जर्मन ने बाल्टिक सी के जरिए जर्मनी ने वहां पर कंट्रोल कर लिया और उस पर रोक टोक लगा दी, मतलब वो रशिया को चैन से व्यापार या ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स का। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थी, उनकी कमी रशिया में बहुत ज्यादा होने लगी, इससे जबकि पूरे यूरोप में इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी जितनी खराब रशिया में होती जा रही थी। By 1916 रेलवे लाइंस began to break down. रेलवे लाइंस जो है, मतलब उनका काम एक तो रुक गया, तो वो आगे एक्सपेंशन ही नहीं होगा 1916 तक। Able bodied men were called up to the war. तो जितने भी लोग जो आम पॉपुलेशन में से, जनता में से वॉर लड़ने के लायक हैं, एबल बॉडीड हैं, उन सबको वॉर में बुला लिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? लेबर की शॉर्टेजेस हो गई, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, प्रोडक्शन यूनिट्स, वो सब बंद हो गई क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत ज्यादा ग्रेन्स की सप्लाई जो है आर्मी को भेज दी जाती थी, और जो लोग थे शहरों में रह रहे थे, उनके लिए ब्रेड और फ्लोर जैसी चीजें, मतलब आटा, ब्रेड, रोटी, ये सब जो है उनके लिए स्कैर बन गया, बहुत मुश्किल से उन्हें मिलता था या फिर मिल ही नहीं पाता था। रिवॉर्ड्स एट द ब्रेड शॉप्स वर कॉमन, क्योंकि किसी चीज की शॉर्टेज है और ये एसेंशियल चीज है, सभी को इसकी नीड है, तो वहां पर क्या है, जो ब्रेड शॉप्स, मतलब जहां से अनाज मिलता है, वहां पर दंगे फसाद शुरू हो गए।
तो ये सब क्यों हो रहा था? ये जार की अनपॉपुलर पॉलिसी है जिसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें वॉर में भेज रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैजुअलिटीज इतनी हो रही है, लोग इतने मारे जा रहे हैं, और जार डिसीजन किसी से पूछ के नहीं ले रहा। इन सब से लोग परेशान हो गए थे और जार जो है बहुत अनपॉपुलर बनता जा रहा था रशियन सोसाइटी में। दिस विल बिकम वन ऑफ द रीजन टू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कि जार को जो है सत्ता छोड़नी पड़ती है, पावर छोड़नी पड़ती है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। एंड द पावर किसके हाथों में जाएगी इसके बाद, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस प्लीज कीप रिवाइजिंग, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसी चैप्टर की पुरानी वीडियोस देखिए, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जब तक आप चैप्टर को शुरू से नहीं देखेंगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। So guys, thank you, keep revising, stay tuned, thank you.